हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आ गए हैं एनसीईआरटी की अपनी सीरीज़ के साथ, जिसमें आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 को कवर करेंगे, जिसका नाम है नई साम्राज्य और राज्य। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी हिस्ट्री से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें एक अरविंद नाम के बच्चे से शुरुआत होती है कि जो अपने स्कूल में एक नाटक में एक राजा बनने वाला है। वह सोचता है कि वह राजा बनेगा तो वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। लेकिन उसे और बताया गया कि उसे वीणा भी बजानी है और कविता का पाठ भी करना है। तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो वीणा और संगीतज्ञ, एक संगीतज्ञ राजा ऐसा कौन हो सकता है। अरविंद सोचने लगा। अब इस बारे में देखते हैं। अगर आपको पता चला है कि हम किस राजा की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल जो अरविंद है वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था समुद्रगुप्त, उसकी भूमिका अदा करने जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। कहाँ से पता चल रहा है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी में जो कवि और मंत्री रहे थे हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख खुदा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? हरिसेन द्वारा। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार के एक कवि और मंत्री थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। इसकी बात करें तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। ने अध्याय जो 9 लास्ट चैप्टर है गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। अब प्रशस्ति को, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। आगे ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, भालों, तीरों, परछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो हरिसेन बता रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि वो योद्धा समुद्रगुप्त ऐसा था कि उनके इतने सारे निशानों के बावजूद भी उनका शरीर अत्यंत जो है सुंदर दिखता है। इसमें एक क्षेत्र को अब हम जो है पूर्वी तट, समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल क्या देते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये आगे मानचित्र दिया हुआ है। इसमें प्रमुख नगर और राज्यों की बात की गई है। ये समुद्रगुप्त के ही राज्यों की बात की जा रही है इस मानचित्र में। इसमें जो पिंक कलर से किया गया हाईलाइट एरिया है वह क्या है? वे उसके आंतरिक राज्य थे। जो लाइट ब्लू यानी जो स्काई ब्लू कलर से है वे समुद्रगुप्त के बाहरी राज्य थे। और आर्यव्रत वाले राज्य जो ग्रीन वाला एरिया है वे आर्यव्रत वाले राज्य में आते थे। ये जो एरिया है नीचे श्रीलंका वाला, ये भी बाहरी राज्यों में आया है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में कि हरिसेन ने इस मानचित्र, यह जो मानचित्र है जो इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारी मिल रही है उसके आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 प्रकार के विभिन्न राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिसेन क्या बताते हैं कि हरिसेन 4 प्रकार के जो विभिन्न राजा हैं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या क्या नीतियां रही उनके बारे में बात कर रहे हैं। मानचित्र में जो हरे रंग का एरिया है वो आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हरे रंग का जो एरिया है वो आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अब उनके राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए
मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। जो मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं वे उनकी वहाँ की राजधानियां दिखाई गई हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे, इन्होंने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया? समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है, इसमें असम, तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो आंतरिक घेरा है वो बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ शामिल थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। श्रीलंका के शासक भी इसमें आते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुछ सिक्के दिखे गए हैं, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों के साथ सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा इन सिक्कों में वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रयाग क्या है? प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम था और आज भी इसे प्रयागराज कर दिया गया, इसके यानी कि इसका जो नया नाम है वो भी प्रयागराज ही है। उज्जैन और पाटलिपुत्र ये गुप्त शासन के क्या थे? ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन्हें देख लेते हैं। देखिए, प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, तो ये क्या थे? यहाँ पर गुप्त शासकों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब देखते हैं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से में प्रारंभ। कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जो 58 ईस्वी पूर्व उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उन्होंने शकों पर विजय की प्रतीक के रूप में की। किसके उपलक्ष्य में की है? शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। वंशावलियां देखते हैं। वंशावली क्या होती है? अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं, यानी कि एक ही वंश के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पूर्वजों के बारे में और उनके मतलब दादा परदादा इस तरह के उनके वंश के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। उनकी जो माँ थी कुमार देवी, माता का नाम क्या कि कुमार देवी है, और कुमार देवी किस गण की थी? वे लिच्छवी गण की थी। उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, मतलब जो दादा और परदादा थे तो महाराजा के रूप में उल्लेख मिलता है। और महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त की उपाधि थी, और समुद्रगुप्त की उपाधि भी महाराजा धीराज थी। इससे पहले जो उनकी उपाधि थी दादा परदादा की, वो महाराजा थी। अब यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके जो बाद के शासक हैं, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। जो मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे से जो अभिलेख हैं उससे समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि इनकी उससे अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया था। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक को पराजित किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है विद्वानों से भरा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, इस तरह कुछ ऐसे शासक भी हैं जिनके बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में इनकी जीवनी लिखी। उस जीवनी का नाम क्या था? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। उसमें हर्षवर्धन के जो पहले दादा परदादा की उनके बारे में बताते हुए हर्षवर्धन तक के राजा के बनने का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग, इनके बारे में, जिसे ह्वेन-त्सांग के नाम से भी जाना जाता है, जिनके बारे में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा।
उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो ह्वेन-त्सांग जो ह्वेन-सांग है उन्होंने भी इसके बारे में लिखा, और बाणभट्ट ने इनकी जीवनी जो हर्षचरित लिखी है उसमें भी इनका वर्णन दिया है। बड़े बेटे नहीं थे, यानी कि उनसे बड़े उनके भाई भी थे। वे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई जब कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, बंगाल के शासक ने उनके बहनोई को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। संभवतः मगध तथा बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली अन्य उतनी जगहों पर नहीं मिली। यानी कि मगध में और बंगाल को जीतकर जितनी सफलता उन्होंने पाई उन्हें अन्य जगह नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये थी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी की उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, मगध पर अधिकार किया है, और जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश थे वे उन्हें रोक देते हैं। अब देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था। जो इनका राज्य था वो उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पल्लवों की राजधानी हम ऊपर देख चुके हैं कांचीपुरम है। व्यापारिक केंद्र था यह जो ऐहोल जो है यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब शहर राजधानी जो बनाएंगे वहां पर ऐसी जगह बनाएंगे जो समृद्ध होगी और उन्हें ज्यादातर निशाना बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन है पुलकेशिन द्वितीय? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इसके बारे में उनकी दरबारी कवि जो रविकीर्ति है, उनके दरबारी कवि रविकीर्ति थे, उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। हर्षवर्धन के कौन थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी? बाणभट्ट। और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश हैं उनके कौन हैं? उनके दरबारी कवि हैं रविकीर्ति। उनकी प्रशस्ति से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय को यह जो राज्य है यह अपने चाचा से मिला था। पुलकेशिन द्वितीय किस नुस्खे हैं? चालुक्य नरेश हैं। इनके दरबारी कवि रविकीर्ति हैं। उन्होंने इनकी प्रशस्ति से इनके बारे में जानकारी मिलती है। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, कि अगर पराजय मिलेगी तो क्या हुआ कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पुलकेशिन द्वितीय किसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और उसने कहाँ शरण ली? कांचीपुरम की दीवार के पीछे। पर चालुक्यों की विजय जो अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब पल्लवों और चालुक्यों का अंत कौन करेंगे? राष्ट्रकूट और चोल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब यही चीज़ें राजाओं के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट टैक्स होता है। और टैक्स में भी जो जमीन खेती की जमीन पर लगाने वाला टैक्स होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए। अब नए नए प्रयास किए जा रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सैन्य शक्ति जिन इस तरह से संपन्न लोग हैं उनसे हमें समर्थन मिले, तो उसके लिए कई कदम उठाए गए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अब अनुवांशिक हो गए। जो भी महत्वपूर्ण पद थे वो क्या हो गए? अनुवांशिक हो गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कवि हरिसेन कौन थे? अपने पिता की तरह महादंड नायक अथवा मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी कभी क्या होता था? एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन
एक महादंडनायक हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य भी था और एक महत्वपूर्ण मंत्री भी, तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो एक साथ कई सारे जो वो है पद है वह उस पर काम करता था हरिसेन। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। जो स्थानीय प्रशासन था वहाँ क्या था, वहाँ प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी किसे कहा जा रहा है, जो मुख्य बैंकर था या शहर का व्यापारी, जो मतलब व्यापारी होगा बड़ा और उसे वो क्या होगा, वो ज्यादातर पैसे का लेन देन करेगा, तो वो क्या है, मुख्य बैंकर, उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह, सार्थवाह किसके लिए है, व्यापारियों के जो काफिले होते थे उनका नेता सार्थवाह कहलाता था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछे गए हैं, एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की जो नीतियां होती थी कभी कभी इतनी प्रभावशाली हो जाती थी कि कुछ व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता दिया करते थे। तो कुछ तो पुराने तरह की रख रहे हैं जिसमें हाथी, घुड़सवार सभी मिक्स हैं। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि कुछ को इनके बदले भूमिदान दी जाती थी और दी गई भूमि से कर वसूलते थे। वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी करते थे, साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। किसके अभिलेखों में, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा किसे कहा जा रहा है, ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जा रहा है। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, मतलब जो ब्राह्मण भूस्वामी हैं उनका संगठन तो सभा कहला रहा है, लेकिन जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। वहां पर क्या है, उर नामक ग्राम सभा होती थी, उसकी बात कही गई है। नगरम क्या था, नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम क्या है, व्यापारियों के संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो नगरम क्या है, नगरम एक व्यापारियों के संगठन का नाम है। उर क्या है, उर जहाँ पर ब्राह्मण गैर ब्राह्मण जो संगठन है उसे उर नाम दिया जा रहा है। और भूस्वामी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या था, ब्राह्मण भूस्वामी संगठन को सभा कहा जा रहा था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, तीनों को याद रखिएगा। उस जमाने में आम लोग, अब आम लोगों की बात कर लेते हैं। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इनके नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को कि वे संस्कृत बोल रहे हैं, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो दोनों की भाषा अलग अलग होगी, ब्राह्मणों की और राजा की भाषा संस्कृत है, अन्य लोगों की और महिलाओं की भाषा क्या है, प्रसिद्ध नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है, कालिदास का है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है, ये कहानी दी गई है कि जब वह राजा महल में उसे लेकर पहुंचता है तो उसे जो वहाँ के दरबारी हैं वे उसे कुछ ना कुछ हड़पने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, चीनी यात्री फाशियन, फाशियन या फाइयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। क्या हुआ, चीनी यात्री फाशियन का कि ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे लोग अछूत मानते थे। इन्होंने शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो वे सभी को आज्ञा करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे।
यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। यानी कि जो अछूत थे अगर वे नगर के अंदर आ रहे हैं तो उन्हें आवाज़ करते रहते आना होता था और लोग इनसे बचते चले जाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये राजा की सेना के देख रहे थे। राजा बड़ी मात्रा में किस तरह चलते थे। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, असबाब बोला गया है सोने के पायदान, ठीक है। खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर ऊँटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे भी उन्हें दही, गुड़, फूलों का उपहार लाकर देते थे। उनके जानवरों को चारा देते थे। राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये जो सेनाएं निकलती थी ये अपने पीछे विनाश, विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों के झोंपड़ियों को हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब इसमें अन्यत्र में दिया गया है अरब के बारे में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स आपके लिए, थोड़ा सा चलो फिर भी देख लेते हैं इसे कि 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम की शुरुआत की, नए धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, सभी को समान माना। यही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ये इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य हैं, आप इन्हीं को याद रखिएगा और इससे ज़्यादा आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।